बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा काबिश के साथ मैं आपको मेज़बान इमरान हूँ। और जैसे कि आप सबके इल्म में है कि कराची जो है पाकिस्तान का माशी हब है। और पाकिस्तान का माशी हब होने के साथ साथ आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 30 से 35 साल से उस शहर में हर जगह लाशें आपको दिखाई देंगी। अगर हम बल्दिया टाउन के हवाले से बात करें तो आपको वहाँ फ़हीम कमांडो दिखाई देगा। फौरंगी के हवाले से, न्यू कराची के हवाले से बात करें तो नईम शर्री आपको दिखाई देगा। कहीं कोई खाना दिखाई देगा, कहीं कोई लम्हा दिखाई देगा। और इसके साथ साथ कहीं अब ये देखिए कि अगर मुजारी साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे रेत दिखाई देगा, वहाँ पे अरशद पप्पू दिखाई देगा। यानी इस तरह का हालात है, इस तरह के मुश्किलात हैं। कभी एक हिस्से की तरफ लाशें गिरती हैं तो कभी दूसरे हिस्से की तरफ लाशें गिराई जाती हैं। उस माशी हक को जितना हो सकता है कमजोर करना उतना ज्यादा कमजोर किया जाता है ताकि इंसान तरक्की करने में उसके अंदर काफी रुकावट डाली जाए। जहाँ तक खुफिया एजेंसीज हैं, रॉ के लोग जो हैं ये बात पहले ही बता चुके हैं कि कराची में हमने टारगेट चीजें की और हमने बहुत सारे लोग खरीदे जिनकी बदौलत वहाँ पे वो ऐसे हालात खराब करते थे। हमें दिखाई दिया कि एमक्यूएम से लोग जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन लंदन है उनके हवाले से लोग दिखाई दिए कि जनाब वहाँ पे जो है वहाँ पे वो आला कार पता चला कि वो आला कार है। और अगर लियारी के हवाले से देखा जाए तो उजैर बलोच जो है वो रॉ के आला कार के तौर पर सामने आए। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। कभी पीपल्स पार्टी किसी की हिमायत कर रही होती है और फिर उससे लाताल्लुकी का ऐलान करती है। कभी एमक्यूएम किसी की हिमायत का ऐलान कर रही थी और सौलत मिर्जा जैसे किलर को फांसी पे चढ़ाया जाता है। मतलब ये माहौल आज नहीं, वहाँ की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हैं, वहाँ की माशी जो सरगर्मियाँ वो मुतासर हैं, वहाँ पे मुश्किलात के अंबार हैं। और ये मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि ये तमाम एरिया जो कि बल्दिया टाउन का है, जो एरिया लियारी का है या फरंगी की, ये वो तमाम एरियाज हैं जो मैंने खुद वहाँ जाके देखा। खास तौर पर अफसोस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बल्दिया टाउन में जहाँ फहीम कमांडो जिसके जहाँ उसका असर और रसूख था, वहाँ पे मैंने बहुत गुर्बत देखी। वहाँ पे माएँ बहनें घरों में बेचारी काम कर रही होती, घरों में जा जाके। और नौजवान बच्चों जो है नशे और गलत आदात के भेंट चढ़ रहे हैं। इसी तरह बल्दिया टाउन के वाक़े हमने देखा कि बल्दिया टाउन में किस तरह से जो है एक फैक्ट्री के अंदर आग लगा के बेतहाशा लोगों को शहीद कर दिया गया और बेगुनाह बेकसूर बेचारे, क्योंकि वो हक लाल की रोजी के लिए वहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से ये हालात से उन्हें गुजरना पड़ा। इसी तरह से अगर हम इधर चील चौक, चाकीवाड़ा, लियारी इस पूरे हिस्से में देखें तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वहाँ पे पीपल्स फुटबॉल ग्राउंड बनाया और वहाँ पे सरगर्मियाँ चाही कि वहाँ पे सरगर्मियाँ की जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह कि वहाँ पे इस तरह के जो है ग्रुप तश्कील दिए गए जिसकी बदौलत वहाँ पे कत्लो गाजी आम हुई। और वहाँ पे भी गुर्बत का आलम यही है कि नौजवान नस्ल जो है नशे की लत में। और इसके अलावा इसके साथ साथ वहाँ पे माएँ बहनें जो हैं वो बेचारी घरों में काम करती हैं। इतनी गुर्बत है कि पाँव में चप्पल तक नहीं है। ये उस एरिया की बात बता रहा हूँ जहाँ नबील कबूल वहाँ पे रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े रहनुमा विजिट करते रहे हैं लियारी का। लेकिन गुर्बत किसी ने खत्म नहीं की, बजाय गुर्बत खत्म करने के जुल्फ़िकार मिर्जा जैसे वजीर दाखिला ने लोगों के हाथों में जो है वो हथियार दिए और उन हथियार अमन कमेटी के नाम पे उन्होंने गाजगिरी सिर्फ कराची में नहीं बल्कि उस अमन कमेटी को सिंध तक जो है बढ़ा दिया और असला लाइसेंस दे के वहां पर कर लो गारत करी। अब इस वक्त जो आप देख रहे हैं जीआईटी के हवाले से बात हो रही है, उजैर बलोच के हवाले से बात हो रही है, तो वहां पे अब देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जैसे जिस तरह से सोल मिर्जा से एमक्यूएम ने लाताल्लुकी का ऐलान किया, बिल्कुल इसी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है लाताल्लुकी का ऐलान कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात इस हवाले से भी है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वहाँ के एमएनए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं इस वक्त, और वहाँ पे बिलावल भुट्टो को जो है शिकस्त हुई थी। और उसकी वजह भी यही थी कि उन्होंने उजैर बलोच से ज़ाहिर लाताल्लुकी किया और उजैर बलोच जो है गिरफ्तार हुए और ऑपरेशन किया गया वहाँ पे। शायद ये तमाम चीज़ें थी वहाँ पे। अब तहरीक इंसाफ का भी नाम आता है कि तहरीक इंसाफ से लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये क्रिमिनल्स जो हैं वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन, जब 92 का ऑपरेशन हुआ और एमक्यूएम के क्रिमिनल्स थे उन्होंने भी पार्टियां बदली। अब हैरानगी की बात यह है कि इस पूरे हिस्से में अगर आप देखें तो नून लीग की हुकूमत भी वहां रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी वहां रही, एमक्यूएम भी आपको के सामने दिखाई दी,
परवेज मुशर्रफ भी वहां पे दिखाई दिए, लेकिन किसी की तरफ से अमन कायम नहीं किया गया। और अमन से आज भी, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत करती है और ज्यादातर कराची के हवाले से उनकी ज्यादा सीट वहां पे हैं, और तहरीक इंसाफ से भी रबता इन शख्सियात ने किया। उसमें हबीब जान थे जिनसे रबता, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रबता किया था, और वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी से उनके रबते थे। इसी हवाले से आज बात होगी सारी, और इसी हवाले से इसी मौजूद की बात होगी। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि खासतौर पर कराची के मौजूदा हालात के हवाले से हमने जो दिया है, दावत दी है, जनाब शब्बीर अहमद कायम खानी को दावत दी थी। चंद वजूहत की बिना पर उनके किसी अजीज का इंतकाल हो गया, तो वो जो है कराची से मीरपुर खास के लिए रवाना हो गए, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हबीब जान साहब से हमारा रबता है, वो किसी भी वक्त इसमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम ज़ाहिर लियारी के बारे में बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। और इसी प्रोग्राम के अंदर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हैं जनाब ख्वाजा मुश्तबा साहब, जो कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके तकनीम एहसन सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊँगा, ख्वाजा मुश्तबा साहब आपकी तरफ। ख्वाजा साहब, ये क्या हो रहा है कि हमने देखा कि पहले जो है ये सुना कि जनाब वहाँ पे सौलत मिर्जा से लाताल्लुकी का ऐलान किया एमक्यूएम ने, और वो फांसी चढ़ गए। और अब आप लोग जो है लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, उदय बलोच का जाना आना बड़ा आपका दिखाई दिया। किस तरह से देखते हैं इन हालात को इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखें नकवी साहब, ये मामलात कैसे शुरू होते हैं कि जब पीपल्स पार्टी एक जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। पीपल्स पार्टी ने जब जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसके बाद 4 जो वफाकी मेन एजेंसीज थी, एमआई के मेजर साहब उसमें थे, आईएसआई के मेजर साहब उसमें थे, और उसके बाद जो रेंजर्स के जो टॉप ऑफिसर्स थे और आईबी के टॉप ऑफिसर्स थे वो उसमें मौजूद थे। तो उसके बाद जो सिंध की जो थे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार, वो उसमें टॉप ऑफिसर्स मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी ने जब जेआईटी बनाई सिंध हुकूमत ने, तो वो जेआईटी बनाकर उन्होंने आगे भेज दी। और जब वो जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो उसके बाद फिर हुकूमतों का उस जेआईटी के साथ कंसर्न नहीं रहता, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता। फिर उन्होंने काम किया और काम करके एक जेआईटी रिपोर्ट वो सामने लेकर आए, और वही हम जो रिपोर्ट थी वो उठाकर हम कोर्ट में ले गए और कोर्ट में हमने ये पेश की। इसी तरह उन्होंने पढ़कर उन्होंने कहा कि आप इसको पब्लिश कर दें, हमने पब्लिश कर दी। मसला उस वक्त बनता है कि जब अली जैदी साहब वो अपनी एक जेआईटी रिपोर्ट लेकर आते हैं मैदान में। वो कहते हैं कि जी ये जेआईटी रिपोर्ट है, ये मुझे रात को कोई मोटरसाइकिल पे पकड़ा के दे गया, जिस तरह पिज्जा डिलीवर होता है वैसे को पकड़ा के दे गया। लेकिन बात यह है, उनसे पूछने की जरूरत यह है कि ठीक है वो आपको पकड़ा के दे गया, वो जेआईटी रिपोर्ट आपको 2016-17 में पहुंचाई आपको, वो अगर इतनी उसमें खतरनाक बातें थी या आप इतने ही मुहब्बे वतन थे तो आपने उस टाइम क्यों नहीं की? फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उस जेआईटी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है नकवी साहब के 17 शुगर मिले थी, 17 शुगर मिले और 45 बंगलों पे उज़ैर बलोच के कब्जा किया जरदारी साहब के कहने पे। ये जो अली जैदी साहब के पास जेआईटी रिपोर्ट है उस पर लिखा हुआ कि आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम मुल्क में टोटल 60 से 65 शुगर मिले हैं जो फंक्शन कर रही हैं। अब उस 60 से 65 शुगर मिलों में 17 शुगर मिल हैं। शुगर मिल को छोटी सी चीज होती है, शुगर मिल लगाने वाला कोई छोटा आदमी होता है, और जो बंगले कोठियां भी नहीं बंगलों पे कब्जा कर लिया, बंगले जिसके हैं। और वो उस वक्त कब्जा कर लिया जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जो सो मोटो ऐसे लेते थे और जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को खत ना लिखने पर घर भेज दिया। जो उस वक्त हमारे दौर में अगर कोई समोसे के साथ चटनी नहीं देता था तो वो सो मोटो नोटिस ले लेते थे। ये उस वक्त की बात है, और उस वक्त कोई माई का लाल ऐसा नहीं था कि जिसने ये चीफ जस्टिस साहब को ये कहा हो। और फिर क्या कहते हैं, उस बंदे को ये रिपोर्ट रात के अंधेरे में दे गया जो 25 गाड़ियों के साथ और 100 एहलकारों के साथ प्रोटोकॉल पे जाता है। फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि 2016-17 में इनको रिपोर्ट मिलती है, वो आज ये क्यों पब्लिश कर रहे हैं? फिर उस अच्छा, ये तो इसका एक एस्पेक्ट है कि ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। फिर इसका एक रिपोर्ट का फॉरेंसिक एस्पेक्ट भी है। वो फॉरेंसिक एस्पेक्ट ये है कि उस पर आप अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो आप उसका जो इनके पास रिपोर्ट है उसका पैराग्राफ नंबर 16, 17, 16A, 16B और 16C अगर आप पढ़ें
उसको 2 सफ़ों के बाद उस पे डुप्लीकेशन है, और वो सब समथिंग उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करके तो उसमें डुप्लीकेशन की गई है। फिर उसके बाद अगर आप ये चीज देखें, फिर उनके जो दस्तखत हैं उसमें मासलियत नहीं है बिल्कुल भी, जो एक सफ़े पे किए हुए हैं वो अगले सफ़ों पे आप देखें, और सीक्वेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। फिर उस पे ये कहा जाता है कि जी पहले एक पैराग्राफ में कहा जाता है कि जी जरदारी साहब ने ज़ाहिर बलोच को टिकट दिया, फिर 2-3 सफ़ों बाद कहा जाता है जी फरियाल तलपुर ने दिया। बेसिकली नकवी साहब, ये जरूरत किस लिए पेश आती है? ये हुकूमत देखें, हर काम की कोई ना कोई वजह है, बगैर किसी वजह के कोई काम नहीं होता। इस रिपोर्ट की नकवी साहब जो वजह मुझे समझ आती है वो 2 चीजें हैं। एक चीज तो माजरत चाहता हूँ, एक चीज तो ये कि ये जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं 2 तरीके से, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से नहीं हो सकता, ये उसी की एक आगे आप कड़ी कह लें कि एक कड़ी है उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। और दूसरा ये जो है नॉन इश्यू से जो इश्यूज हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करवा रहे हैं बेसिकली। ये 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट आई है। आप ये देखें कि अगर ये रिपोर्ट इतनी कारगर थी तो इसमें मतलब इन्होंने वो इत्तेहादी क्यों साथ बिठाए हुए हैं, और दूसरी रिपोर्ट भी उसके साथ आई हुई थी, तो वो इत्तेहादी इन्होंने क्यों साथ बिठाए हुए हैं? फिर देखें इस मुल्क में इस नकवी साहब मुझे थोड़ा सा पॉइंट एस्टेब्लिश करने दीजिएगा। इस वक्त मुल्क में जो मेन इश्यूज हैं, इस वक्त मुल्क में जो मेन इश्यूज हैं, हम लोग उनको छोड़कर आज हम इस टाइम जेआईटी पे बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इस वक्त चीनी का बुरान था, चीनी के बुरान में डाका किसने मारा? इमरान खान ने मारा, क्योंकि वो इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके अंडर है, वो उनके मिनिस्ट्री है, उसके डायरेक्ट इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने इजाजत दी, उसकी अपनी बनाई हुई जेआईटी रिपोर्ट में लिखा है, ना वो मेरी बनाई हुई रिपोर्ट है, ना वो मोटरसाइकिल पे आई हुई है, ना अपोजिशन की बनाई हुई, जो उनकी अपनी बनाई हुई रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इस पे डाका उन्होंने मारा। फिर उसके बाद आप मुझे देख लें, बिजली का बहरान है, उसके बाद आटे का बहरान आया, उसके बाद कश्मीर इशू है, टिड्डी दल है, कोरोना वायरस है, उसके बाद गुड गवर्नेंस है, डॉलर का रेट आप देख। आप आज इन इश्यूज को छोड़कर आज हम इस चीज पे बातें कर रहे हैं, ये इंतहाई जो मुज़क्का खेज बातें हैं। एक तो इनकी ये चीज है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करवाते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करवा ली, इस जेआईटी रिपोर्ट को ला के अटेंशन डाइवर्ट करवाई। और दूसरा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन्होंने किस जगह पे नहीं की? सबसे पहले इन्होंने मीडिया को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया, तो मीडिया को इस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया कि इन्होंने मारा, इनके वुज़रा ने फिजिकल वायलेंस किया जाके सीनियर साफियों के साथ, उनको मारते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने साफियों को नौकरियों से निकाला, माइक उठा के फेंका था अभी असेंबली के अंदर, नौकरियों से निकाला, नौकरियों से निकाला, फिर सहाफियों को, उसके बाद मकान को अंदर किया, ये चीजें ये करते रहे। और यही फिर उसके बाद आप मुझे नकवी साहब, मुझे आप ये चीज बता दें कि कौन सा ऐसा पॉलिटिकल वर्कर है, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल अपोजिशन में बंदा बैठा हुआ है कि जिसके खिलाफ इन्होंने केस, जो इनके खिलाफ बात करता है और इन्होंने केस ने उसके खिलाफ बनाए। ये केसेस आप बेशक बना लें, लेकिन आप ये बात याद रखें कि 90 की दहाई की सियासत जितना हमें एक्सपीरियंस है उतना किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। हम ये करना बिल्कुल आपसे ज्यादा किसी को एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, उस सियासत का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा जो खेल ये खेल रहे हैं, जो खेल ये खेल रहे हैं, जो खेल ये खेल रहे हैं, वो खेल खेलने का हमें बहुत तजर्बा है। वो हम खेल खेल के तौबा कर चुके हैं, वो खेल हमने बचपन में खेले हैं जब हम नाते, वो खेल हम खेल के खत्म कर चुके हैं जो आज खेल खेल रहे हैं। ये तो वक्त उस वक्त हम इनसे पूछेंगे जब ये अपोजिशन में जाएंगे, जब इनके ऊपर शुगर स्कैंडल्स हैं और दुनिया की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत इन्होंने की है। ख्वाजा साहब, मैं हबीब जान साहब को कहता हूँ, हबीब जान साहब, जी हबीब जान साहब, क्योंकि बात हो रही है, सबसे पहले जो इंट्रो था मेरा वो लियारी के हवाले से, बल्दिया टाउन के हवाले से था, और लियारी की गुर्बत के हवाले से, लियारी के हालात की खराबी की वजह से जिस तरह से वहाँ पे माशी बदहाली है, तो जाहिर माशी हब है वो कराची है, और जाहिर लियारी भी उसमें बड़ी अहम जगह है। तो आप किस तरह से देखते हैं अभी जो जेआईटी आई और जो है लियारी के तमाम हालात? नकवी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका। मैं यहाँ पे जालिब की बात कहूंगा कि जालिब अक्सर थे, फकत दिन बदले हैं वजीरों के पांव नंगे हैं अमीरों के। सही। गुर्बत की आलम है कि आज वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है इस मुसीबत
हम वकील को चोर कहें, मुशीर को चोर कहें, यहाँ तो जिस बस चलता है वो अपनी चोरी में कमाल दिखाता है। हॉस्पिटल सही जो इस वक्त जो लोग हमारे मौलवी हजरात कर रहे हैं माजरत के साथ, उनके माथे पर मेहराब पे बनी जो कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है कि मैं इस वक्त काफरों के मुल्क में रहता हूँ जिनका खुदा कोई और है। हमारे खुदा वाले सही तो जमीन पर फसाद बर्पा किए हुए, मिलावट वो करते हैं, जखीरा अंदोजी वो करते हैं, क्या नहीं करते जो हम न बोले। तो सही ये सारी कहानी है। और ये जेआईटी का जो इल्जाम लगाया गया है लियारी पर, वो जेआईटी बनाने वाले, उनके महलात को देखा जाए, उनकी सियासी वाबस्तगी देखी जाए, उनकी हमदर्दी किसके साथ है, तो ये मफादात के खेल में तेईवान गरीब का ही है। तो इस जेआईटी सही के बाद मैं कहूंगा जो जो पॉलिटिकल करें अपनी पार्टी में, कि अभी अपने कांधे जो हैं इनको ज्यादा बोझ न दो। अल्लाह ने अक्ल दी है, सोचो कि जो सही सियासी कयादतें आप कहती हैं कि आप क्रिमिनल है, तो अब आप में इतनी हिम्मत पैदा करो कि नॉट यू आर, नो वी आर। सही दौलत मिर्जा को फांसी लगना, क्रिमिनल अल्ताफ हुसैन था जो दौलत मिर्जा से काम करवाया करता था। एक इनोसेंट सही मास्टर, डबल मास्टर यूनिवर्सिटी का फारिगुल तहसील दौलत मिर्जा आदमी के कहने पर फांसी के फंदे पे चढ़ गया। सही तो फांसी देनी थी तो अल्ताफ हुसैन को दे, दौलत मिर्जा को दे, क्योंकि ये सिस्टम चलाना चाहिए और आपको और हमें मारना चाहिए। तो हमने जिस लड़ाई का आगाज किया है वो आपके सामने है। हमने कहा जेआईटी इज नॉनसेंस, पुट इनटू द डस्टबिन। अब वो डस्टबिन वफाक की हो या सुबह सिंध की हो, लेकिन इस हबीब तरह जान की साहब, जेआईटी बनाकर हबीब जान साहब, मैं आपसे जानना से ये चाह रहा हूँ कि हमने ये देखा, जैसे कहा कि सब मिर्जा को इस्तेमाल किया गया और उसे फांसी चढ़ा दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पीयूष पार्टी ने उज़ैर बलोच को इस्तेमाल किया, तो वहां के हालात आपको किस तरह से दिखाई दे रहे? क्या इस्तेमाल किया या नहीं किया? नकवी साहब कुछ बातें यहाँ नहीं कर सकता, मैं मजबूर भी है मैं कि हमने इलेक्शन से क्या बात थी, ये था हमने डिमांड किया अदालतों से कि ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन बने, वहां डिटेल से होंगे इंशाल्लाह कि किसने किसको इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, तो ये बात है। तो ये सवाल आप रहने दें प्लीज। अच्छा, तो फिर अब मुझे ये बता दीजिए कि थोड़ा सा इस हवाले से कि हमने जो देखा कि उज़ैर बलोच जो है अपनी मर्जी से पुलिस एहलकार तैनात करवाते हैं, चीजें करवाते हैं, और दूसरी तरफ हम एमक्यूएम को भी इसी तरह से देखते हैं कि एमक्यूएम भी वही काम पहले कर रही थी, उसके बाद उज़ैर बलोच करते दिखाई दिए। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काम तो दोनों को एक ही दिखाई दे रहा है हमें। पाक सियासत का ये अलमिया है, सूबा असेंबली का मेंबर चाहता है कि उसके थाने का हल्के इंतखाब का उसकी मर्जी का हो। उज़ैर बलोच जिस ग्रुप को लीड था, उस ग्रुप के पास पीपल्स पार्टी की सूरत में सूबा असेंबली और एक मेंबर कौमिसा, उसमें से एक मेंबर वजीर भी बन गया। तो बुजुर्ग इलाके के लोगों ने किया कि क्यों ना अमन के बढ़ावे के लिए, इलाके की खुशहाली के लिए हम इस थाना कल्चर को कंट्रोल में रखें। थाना कल्चर हमारा बड़ा वर्स्ट है। अभी भी कह रहे हैं कि जी ये निजाम ले आएंगे, वो निजाम ले आएंगे, सिवाय मोटरवे पुलिस के तमाम दूसरी पुलिस पर इल्जाम है। मोटरवे पुलिस डूइंग वेरी वेल, हर कोई जानता है, तारीफ भी करता है। तो अगर उज़ैर के कहने पर या उज़ैर इमरान असेंबली के कहने पर पुलिस तैनात की गई, तो उसमें क्या हैरानगी की, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि एक ग्रुप का नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन पर आईजी तब्दील होता था, आईजी लगाया जाता था।
और जितने हलफ याफ्ता होते थे। फिर पाकिस्तान की सी हुआ कि पुलिस वालों को अल्ताफ से न पड़ा, हमने देखा, आपने देखा। और ये बात भी है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जनरल मुश्ताक में कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स लगाने पूछा, क्या मैं कह रहा हूं, कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स, इसी सबब उसने कहा था जनरल मुशर्रफ ने कि देखा ताकत का मुजाहरा जब 12 मई को एक चीफ जस्टिस को कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये लेकिन हबीब जान साहब, मसला ये है कि हमने ये देखा है कि एक तरफ हमने देखा कि एमकेएम जो है वो असला अपने पास जमा करती थी, और दूसरी तरफ उज़ैर बलोच को भी असला जमा करते देखा 2000 जो है 9 से 12 तक। तो वो असला किस लिए जमा किया जा रहा था, क्या वजह क्या थी? नहीं, लियारी में तो असला 2009 ये सवाल आपको पूछना चाहिए था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि जब रेंजर्स ने 90 पर जब छापा मारा था, वो असला क्या था और कैसे था, कहां से आया। रहा सवाल लियारी का, लियारी में 2009 या 2012 में नहीं आया अपना नकवी से। लियारी में तकरीबन हर दूसरे घर में एक पिस्टल होती है, जो उनका कल्चर भी है और उनका जेवर भी है। रखना ये एक दिफाई सूरत की वजह से भी जरूरी होता है, और आदमी असला रखता है। कुछ अपनी हिफाजत के लिए बॉक्सिंग सीखते हैं, कुछ लोग अपनी हिफाजत के लिए तलवारबाजी सीखते हैं, कुछ लोग किक बॉक्सिंग सीखते हैं। तो आजकल के जदीद दौर में बंदूक अच्छी चीज होती है कि कोई दुश्मन आपकी इज्जत पर हमला करने के लिए आता है तो आप ज्यादा वक्त नहीं लगाते, आप कहते हैं योर गेम इज ओवर। तो लियारी में असला आना रखना ये कोई नई बात नहीं। आप वैसे कहेंगे कि केपीके में असला कहां से आया, बलूचिस्तान में असला कहां से आया। हाँ, दुनिया में अमेरिका में भी असला के लाइसेंस होते हैं और यहाँ इंग्लैंड में भी होते हैं। हर माशरे में इंसान को अपनी हिफाजत का हक हासिल है, जबकि यहाँ की पुलिस हमारी पुलिस के मुकाबले में जबर है। आप भी जानते हैं, सियासी वाबस्तगियों के बगैर, जबकि हमारे यहाँ हमें पता था 220 अफसर मार दिए गए तो 92 के ऑपरेशन में मुलव्वस थे। उसके बाद जिस रियासत में पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल न हो, उसी रियासत में मेजर किलिंग का अगवा भी हुआ है, उसी रियासत में रेंजर्स के अफसर भी अगवा हैं। सर, ये अलमियत इसलिए हम कहते हैं कि कमीशन तश्कील है। ठीक। और भी सवाल है, मैं तकलीफ जाऊंगी। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी हबीब जान साहब की, और जैसे कि वो कह रहे हैं कि असला हर आदमी के पास होना चाहिए और दिफा के लिए होता है, और दिफा के लिए हमें रखना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या लियारी में यही चीजें हो रही थी, बल्दिया में यही चीजें हो रही थी? आप भी उसी शहर से आपका ताल्लुक है, तो आप भी क्या देख रहे हो वहाँ पे, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा तहरीक इंसाफ की तरफ से आप रोशनी डाल दें। और खासतौर पर अली जैदी साहब ने जो JIT दिखाई, जिस पे आपने भी कमेंट किया, बिल्कुल मैं बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, और तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया। मैंने बहुत सब्र से, बहुत सुकून के साथ, बड़े आराम से मैंने अपने दोनों भाइयों की बात, हबीब भाई की भी बात सुनी, ख्वाजा साहब की बात सुनी। तो मेरी पहली दरखास्त तो है कि जब मैं जरा बोलूँ तो मुझे फ्रीडम रखना है। सही। अच्छा, हबीब भाई ने तो जो बात करी, उन्होंने तो यहाँ ये बात करके कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, बात उन्होंने सारी बात कह भी दी और नहीं भी कही, तो उस पे मैं बाद में आऊंगा, बात करूंगा। पहले मैं जरा ये, ख्वाजा साहब ने बहुत सारी बातें शुरू करी, उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये बातें वही शख्स कर सकता है, या तो जिसको हालात का अदराक ना हो, अंदाजा ना हो, या जिसने वो देखा ना हो, जिसको पता ही ना हो कि कराची के साथ 2006-7 से लेकर 2016 तक 15 तक हुआ क्या असल में। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने कोई JIT बनाई। मैं उनको करेक्ट कर दूं, सबसे पहले तो ये एक सूटो था कराची बदअमनी केस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, और ये उसी केस का तसलसल था, और वही बदअमनी केस का हिस्सा है ये JITs।
अगर आपको याद हो। ये वही कराची बदअमनी केस है जिसकी वजह से जब हद हो गई थी तो कराची के अंदर रेंजर्स का जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसी कराची बदअमनी केस से ही उसकी जड़ें निकलती, वहीं से शुरू हुआ। तो ये पीपल्स पार्टी ने कोई जेआईटी नहीं बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई थी कहकर कि आप बनाइए, और क्योंकि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं थे उस वक्त तो उन्होंने ही बनानी थी और किसी ने नहीं बनानी थी। मैंने या इमरान नकवी ने तो नहीं बनानी थी, उन्होंने ही बनानी थी, सिंध हुकूमत नहीं बनानी। तो ये मैं एक छोटी सी करेक्शन कर। सेकेंडली उन्होंने एक बात करी कि जी ये तो 16-17 में आ गई थी तो ये अभी क्यों ऐसा हुआ, तो मैं उनको फिर करेक्ट कर दूं कि अली जैदी, एक तो ये कि जो जेआईटी है इन्होंने सफा नंबर फलाना का, सफा नंबर फलाना का नंबर जो इनकी अपनी सिंध हुकूमत दिखा रही है लहराती है जेआईटी, उसमें खुद लिखा हुआ है कि जेआईटी के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो तो वो है जो ये लहराते हैं, दूसरा पार्ट वो है जिसके अंदर सियासी वाबस्तगियों के हवाले से बात है, लिहाजा उसको खुफिया रखा जाएगा, उसी जेआईटी के अंदर लिखा हुआ है पहले ही पेज के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये इन्होंने कहा 2017 में आई थी, अभी क्यों ले आए, तो मैं इनको फिर करेक्ट कर दूं कि 2016 में आई थी और 2017 में ही अली जैदी सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट चले गए थे क्योंकि इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा था। तो ये केस तो 2.5-3 साल से अली जैदी ही लड़ रहे थे, जिसका फैसला अभी 2020 में आया तो अभी आपके सामने आ गई, वरना ये जेआईटी तो 2016 में चले जाइए, सारे चैनल, सारे टीवी एंकर्स एक एक बैठ के वो दिखाता था, बताता था। और आपको याद होगा नबील गबोल बहुत सारे प्रोग्राम में बोल चुके थे उस वक्त, चोरी यही होता था कि साइन कर रही सिंध हुकूमत, साइन क्यों नहीं कर रही। तो ये अजीब मिथ किस्म की बात की इन्होंने। सेकेंडली इन्होंने कहा कि जी वो हमने बनाई जेआईटी और लोग हैं फलाना है उनका हमसे फौरन इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया पीपल्स पार्टी ने, जिस तरीके से एमक्यूएम किया करती थी एक जमाने में। तो मुझे ये बताइए 2013 के लगे उसके अंदर उजैर बलोच टिकट देता है जावेद नागौरी को, उजैर बलोच टिकट देता है अदनान बलोच को, यूसुफ नाज को, शाहजहां बलोच को, सानिया नाज को। ये कौन है? ये अमन कमेटी के और गैंग वॉर वाले ही लोग थे ना भाई। उसके बाद इन्हीं के तमाम जो मेंबर्स असेंबली हैं वो पब्लिकली ओथ लेते हैं उजैर बलोच का, पब्लिकली ओथ कुरान पे लेते हैं, जलसे के अंदर उजैर बलोच का हल्फ उठाते हैं इनके मेंबर असेंबली। कादिर पटेल साहब ये बात कर रहे हैं कि जी हमने ऑपरेशन शुरू कराया। भाई ऑपरेशन तो कोर्ट ने जो शुरू कराया था, अगर आपने कराया था 2012 में जब वो शहीद हुए थे रेंजर एहलकार, जो गैंग वॉर के लोग मारे जाते थे, तो नेटी जेटी का पुल किसने बंद किया था? जाकर कादिर पटेल ने जाकर बंद किया था। 2013 के अंदर साकिब बॉक्सर का जब हलाक हुआ, साकिब बॉक्सर बदनाम है जमाना गैंगस्टर, वो जब ऑपरेशन में उसकी हलाकत हुई तो रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का रेड जोन में जाकर किसने मुहासरा किया था? कादिर पटेल ने किया था, पीपल्स पार्टी ने करवाया था। आपकी सीएम सिंध जाके उसकी दावतें खा रहे हैं, जरदारी साहब की हमशीरा उसकी दावतें खा रही हैं बैठ के, उसके बच्चों को फरमाया जा रहा है कि मैं तुम्हारी फुप्पी हूं, उजैर बलोच मेरा भाई है। उसके घर जा जाकर आप बैठ रहे हैं। आपकी क़यादत ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या शैला रजा, क्या शर्मिला फारूकी, क्या चीफ मिनिस्टर सिंध, क्या आपकी फरियाल तालपुर, आप किसका नाम लेंगे और किसका नाम नहीं लेंगे जो उनके साथ बैठा नहीं रहा। अच्छा, जफर बलोच आपका जुनूब का क्या कहते हैं, कराची जुनूबी का जनरल सेक्रेटरी थे। कौन थे जफर बलोच? अमन कमेटी के ही थे ना, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे वो, जुनूब से क्या कहते हैं भाई साहब, जिला जुनूबी का जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और साथ में बराबर में पड़ोस में बैठा हुआ है उजैर बलोच। तो मतलब ये वो नेक्सस, ये कराची में जो शख्स रहा है, जो कराची का रिहायशी है, जिस पे गुजरी है, उसको किसी जेआईटी की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि कराची में क्या हुआ। चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो बल्दिया फैक्ट्री हो, चाहे वो लियारी गैंग वॉर हो, हमने भुगता है जनाब, हमने 10 साल भुगता है। इस शहर के अंदर 50-50 लाशें उठती थी और सुबह की फ्लाइट पकड़ के रहमान मलिक चले जाते थे अल्ताफ हुसैन के पास। क्या लेने जाते थे? क्या वो वहां पर जाके मुज़ाकरात करते थे? इस शहर के अंदर लाशें गिरती थी, इस शहर के अंदर हम अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकते थे।
ये लोग तो अंदाजा करेंगे, जिन्होंने कराची में जो नहीं रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, वो इसको प्ले डाउन करेंगे कि जी फलाना 19 अप्रैल 2013 की खबर है। 1 मिनट में 19 अप्रैल 2013 की खबर उठा लें आप। मुस्तफा साहब की तरफ चला जाता हूँ और मैं पूछता हूँ फाइज साहब, जैसे कि ये लंबा बात को मैं पॉइंट बाय पॉइंट वो कर रहा हूं। एक मैं फाइनल बात कर देता हूं, फिर आप मुस्तफा साहब के पास चले जाइए। इन्होंने बात की जी कोरोना आया हुआ है, टिड्डी दल आया हुआ है, पहले के ऊपर पाकिस्तान ने काबू पा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए आप रो रहे थे कि जी विफाक कुछ नहीं कर रहा, विफाक कुछ नहीं कर रहा। हमने जहाज भी दिया, हमने पैसे भी दिए, इन्होंने तो गाड़ियां खरीद ली उसकी, इनके महकमे ने। हमने बहरहाल टिड्डी दल पे काबू पा लिया है। कोरोना आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ की डिक्लाइन पर है। एक सूबा, चारों सूबों के अंदर पाकिस्तान में जहां पर 7% जो है टर्न रेट है, वो थोड़ा सा वहां पे भी नीचे हुआ है। बाकी सूबों के अंदर 7% पे आ चुका है, 8% पे आ चुका है। तो ये एक जिमनी बात है। लेकिन बहरहाल मैं कराची का रिहायशी, कराची के ऊपर गुजरी, हम पे लिखे, हमने वो जुल्म देखा, उसको ट्रिवियलाइज करके हमारा मजाक उड़ाया इन्होंने भी। कोई बात ही नहीं है। 500 बंदों के कत्ल हो गए, ओके 2005 से चल रहा है। अशद पप्पू कब था? वॉर तो 2005 से चल रही थी कराची में। सही है। मैं ख्वाजा साहब से बात कर लूँ, जो है हमारे हबीब जान साहब को दोबारा कनेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। ख्वाजा साहब, जैसे कि आपने बात सुनी, तमाम हबीब जान साहब की बात सुनी, आपने तकवीम की बात सुनी, उसी दौर के अंदर जब आपके ही वजीर दाखिला ने इन लोगों को असलाह दिया, अमन कमेटी बनाए, जो पीपल्स, जिसका नाम भी पीपल्स अमन कमेटी थी, तो अब इस चीज से इनकार क्यों हो रहा है? मतलब ये तो किया है ना, ये तो आप सब पे इल्म है ना कि लियारी में हो क्या रहा था और क्या क्या वहां पे हुआ। आपके सामने चौधरी असलम क्या करते रहे, एजेंसीज क्या करती रही, आपके सामने सारा। तो अब इनकार किस बात का? नकवी साहब मेरी बात सुने। पहले तो बात यह कि जो भाई तकवीम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे ये कहें कि सबसे पहले तो आप ये पिछले प्रोग्राम की, इनकी ये खसूसियत है, मैंने इनका एक प्रोग्राम देखा था, इनकी ये खसूसियत है कि ये फैज फिगर पेश करते हैं। ये क्योंकि ये कहते हैं कि मेरी बारी पे आप बोले ना, और ये फैज फिगर आपको पेश करते हैं और ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इन्होंने पहले मीर साहब के साथ जब इनका प्रोग्राम था, इब्रार मीर के साथ, तो इन्होंने शुगर के ऊपर कहा कि जी उधर जी उनकी 3 शुगर मिले हैं जहांगीर तरीन की, तो उस अगले दिन उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद एडमिट किया जहांगीर तरीन ने कि मेरी 6 शुगर मिले। ठीक है। और इनको तो पहले, सबसे पहले तो ये जो फैज फिगर पेश करते हैं एज ए एंकर, आपका भी हक बनता है। मैंने पूरी जेआईटी पढ़ी है, जो बातें इन्होंने की हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर एक ये मैं सामने दिखा सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये फैज फिगर बोलते हैं एज ए एंकर, आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा फैज फिगर बोलता है, कौन सी फिगर फज है, कौन सी फिगर फज है अभी बताइए, कौन सी फिगर फज? आप एक सेकंड आप अपनी बारी पे बोलिएगा। आप फिगर बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सी फिगर फज है? करें, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप हौसला करें, आप मेरी डिस्टॉर्शन हो रही। आप सुन, ठीक है, सब सुन ले पहले। जी वो बता तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि ये इतने, हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हमारा तो ये कभी मौकफ नहीं है कि हमारा उज़ैर बलोच के साथ तल्लुक या हमारा उसके साथ मुलाकात नहीं। मुलाकात हमारी, और हमें ये बताएं कि हमारे अलावा किसकी नहीं हुई। ये भाईजान जिसकी बात कर रहे हैं ना, अली जैदी साहब की, ये उस 3 रुकनी कमेटी में मौजूद थे जिसमें आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल मौजूद थे, जिन्होंने इनको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। नहीं तो ये इनके बड़े ताल्लुकात है अली जैदी साहब से, तो जाकर उनसे फोन करके पूछ लें कि भाई ये है या इनकी मुलाकात है या नहीं है। फिर मुझे ये बताएं कि अली जैदी साहब की ये इतनी बात कर रहे हैं, अली जैदी साहब मुझे बताएं कि शौकत खानम का जो था उधर से फंड रेजिंग $3 मिलियन उधर से उन्होंने किए जो अमेरिका से, वो किस तरह इनके पास उन्होंने अपने नाम पे कराए, और फिर कौन सा इमरान खान के घर से कौन सा बंदा था ऐसा जिसने उनसे फिर वापस लिए। फिर मुझे ये बताएं कि ये इतने नेक और पारसा बनते हैं कि मुझे ये बताएं जो मोहम्मद अनवर साहब का जो स्टेटमेंट है जिन्होंने ये दिया कि मुझे नदीम नुसरत साहब ने मुझे इस पे गो थ्रू कराया रॉ और इंडिया के साथ कि आप पैसे लें, तो उन्होंने वो पैसे लिए और उन्होंने खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया कि मैंने ये पैसे भी लिए और मैंने इस पे ये काम किया। और मुझे ये बताया कि उसकी कोई रिजेक्शन नहीं आई एमकेएम की तरफ से, उस बंदे की कोई, किसी बंदे ने नदीम नुसरत का मोहम्मद अनवर का क्या ताल्लुक है यार? अच्छी, इनको मतलब इनको लिटरली अंदाजा नहीं है क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अनवर साहब के ऊपर केस करेंगे, ये उनका बयान आ चुका है।
जी तो भाई जिस वक्त ये जिन मोहम्मद अनवर और नदीम नुसरत की बात कर रहे हैं, जिस वक्त वो पीक पर थे, इनके इत्तेहादी क्या, इनके लिए जलसे कर रहा था अल्ताफ हुसैन तिब्बत सेंटर पे। आपके साथ मेरी बात तो नकवी साहब मुकम्मल हम होने थे दें, सिर्फ, हमारे अलावा कोई एक, अगर वो इतने बुरे हैं उसके आज इनके साथ कैबिनेट अरे में क्या बैठे हुए बात हैं ना वो आप नकवी साहब, इनके साथ यार, कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अगर वो बल्दिया यार फैक्ट्री ये की जो रिपोर्ट नदीम नुसरत नहीं बैठा हुआ हमारे साथ। बैठे हुए हैं, आप जो कह अल्ताफ रहे हैं अल्ताफ को लाइसेंस बोले, लिए, आप ये बोले कह रहे हैं अल्ताफ कातिल है, इस तरह नकवी साहब बोले प्रोग्राम नहीं आप हो सकता। इस अल्ताफ तरह मैं भी इनके कातिल। बारे में बोलूंगा ना आपको समझ आएगी ना वो समझ सकते हैं, इस तरह प्रोग्राम नहीं हो। हमने तो तब बोला जब आप लोग उनके साथ गोद में बैठे थे, जब वो पीक नहीं भाईजान, इस अपने तरह बाद। प्रोग्राम नहीं होगा। मेरी कंप्लीट होने के बाद गौर में आप उंगली में बैठ के जो आए हुकूमत में, जो आप कह रहे थे कि आप उंगली में बैठ के आए, इस तरह बात ना करें। इस तरह बात करेंगे ऐसे ही जवाब मिलेगा, ठीक है? आप उंगली पे बैठ के आए, आप ये बात ना करें अंपायर की उंगली पे। भाई साहब बताइए, फिलहाल तो उंगली बोलिए, कहाँ लग रही है मुझे समझ नहीं उंगली आ आप रही पे बैठ के आप आए लोग कर रहे भाईजान, हैं, अजीब बातें कर रहे जी। हैं। भाई साहब बोल रहे थे, प्लीज अजीब बातें आपको लग रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो फहमीदा मिर्जा इनके साथ बैठी हुई है कैबिनेट में, ये इतने नेक पारसा हैं, ये खुद कहते हैं कि जी ये कर दिया वो कर दिया, तो क्यों उन्होंने कैबिनेट में बिठाया हुआ? क्यों एमकेएम साथ आप बैठी कहें तो हुई है? बताओ, इन्होंने कौन सी ऐसी आप लॉन्ड्री पूछिए तो फैक्ट्री बताओ। लगाई हुई है? इन्होंने कौन सी ऐसी लॉन्ड्री फैक्ट्री लगाई हुई है जो इनकी लॉन्ड्री फैक्ट्री में नहीं भाई होता? जान के अमान पाऊं तो तो एक और परसा हो जाता है। हमने ऑपरेशन किया 94 में, हमने उनको फायर किया, हमने कौन सा एमकेएम को ऑपरेशन किया फायर भाई? किया, और मुशर्रफ ने 94 में नसीरुल्लाह बाबर पे ऑपरेशन किया और उनको फायर किया। उसके बाद आज मुशर्रफ के दौर में वो इतने तवाना हो गए कि हमें मजबूरी थी, हमें उनको साथ लेना पड़ा। आपकी अल्लाह कौन सी ऐसी मजबूरी, वाह मजबूरी भाई। आपके साथ? कोई केस पे भी हमारे दौर में तो वो कन्विक्टेड भी नहीं थे, हमारे दौर में तो वो कन्विक्टेड भी नहीं थे, हमारे दौर में तो कन्विक्टेड भी नहीं थे। आपके दौर में तो वो कन्विक्ट हो गए। आपके दौर में तो सबको भाई पता इतने चल सवाल गया कर कि लिया भाई और ने, इंडिया के साथ एजेंट है, फिर भी वो आपके साथ हमारे हुकूमत भाई में ने बैठे इतने हैं, सवाल कर फिर भी दिए, आप उनकी मिन्नतें करते हैं, फिर हमारे भाई आपने ने इतने वजारतें सवाल कर की हैं, दिया, फिर भी जवाब वो आपके बोलूंगा वकील है, बोलूंगा फिर भी वो आपके वकील है। फिर मुझे ये बताएं, चलो, मुझे ये बताएं, ये इतना मेरा भाई, ये इतना मेरा भाई बात करते हैं कि जी ये बहुत जबरदस्त ही है जी, उजैर बलोच की बात करते हैं। मैं ठीक है, मैं उजैर बलोच की सारी बातें मान लेता। आज तो उसने वैसे भी इनकार कर दिया उजैर बलोच ने कि मैंने कोई कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया जो ये लहरा के फिरते थे। आज तो उसने खुद मान लिया कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ये झूठ है 164। कहाँ माना? मुझे इनके ये साथ डायरेक्ट हॉटलाइन पर उधर बलोच आपके मुझे नकवी साहब, एक बात बताएं, मुझे नकवी साहब एक बात बताएं कि जस्टिस वजीउद्दीन जो है उजैर बलोच से ज्यादा मुतबर आदमी है कि नहीं? अकबर बाबर ज्यादा मुतबर आदमी है कि नहीं? ठीक है, इन्होंने जो कहा ये मान ले, आयशा गुलालई ने जो कहा वो मान ले, रियाम खान ने जो कहा वो मान ले, मैं पुरानी बातें भी सारी उसकी कहीं भी मान लूंगा, वो जो आगे कहेगा वो भी सारी मान लूंगा। ये इन चार जस्टिस वजीउद्दीन, अकबर बाबर, आयशा गुलालई और रियाम खान ने जो बातें कही वो मान लो। अगर ये सिर्फ डॉन ऋषि ने भी कुछ बातें करी ये बेकार की बातें ना करे, मैं बात कर लूं। नहीं, बेकार की बातें भाई आप कर रहे हैं, बेकार की बातें आप मैं कर लूं, अब मैं करूं, अब मैं देखिए इमरान नकवी जवाब आप चला मांग रहे हैं। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह इनकी बस हो गई हो तो मैं जवाब दे दूं। पूछेंगे कि फहमीदा इन्होंने आई वॉश मुख्तसर ब्रेक के बाद फिर आपकी